फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आयरिश पोएट डब्ल्यू.बी. यीट्स की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है ईस्टर 1916। ये पोएम 1916 में ही लिखी गई थी, लेकिन इसे पब्लिश 1920 में किया गया था। ये पोएम 80 लाइंस की है और 4 डिफरेंट स्टैंजास में बांटी गई है। साथ ही बात करें पोएम की राइमिंग स्कीम की तो वो होगी AB CD CD EF इस तरह से। फ्रेंड्स, ये जो पोएम थी ये जब लिखी गई थी तो उस समय आयरलैंड पर ब्रिटिशर्स का रूल था और जितने भी आयरिश पीपल थे वो अपने इंडिपेंडेंस, अपनी आज़ादी के लिए लगातार से कह सकते हैं रिबेलन कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी उन्हें आज़ादी मिल जाए। तो उन्हीं आज़ादी की कोशिश के बीच ये ईस्टर 1916 बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ईस्टर राइजिंग जब 1916 में जो ईस्टर का फेस्टिवल था उस समय आयरिश नेशनलिस्ट जितने भी थे उन्होंने एक रिबेलन किया था ताकि उन्हें ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिल सके। इसमें बहुत सारे जो लीडर्स थे उन्हें एग्जीक्यूट किया गया था, फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और इस पोएम में पोएट जो हैं वो एक तरह से कहते हैं कि उनके मन में मिक्स्ड इमोशन है उन लोगों के लिए। यानी पहले शायद उन्हें लगता था कि ये जितने भी लोग हैं जो इस रिबेलन में हिस्सा ले रहे थे शायद वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कभी कभी उनका मजाक भी उड़ाता था। लेकिन अब वो उनकी रिस्पेक्ट करता है कि उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन साथ ही ये भी सोचता है कि क्या उनकी जान देना, उनका जान देना अपने देश के लिए, क्या ये ज़रूरी था? हो सकता है कि बिना उनकी डेथ के भी हमें आज़ादी मिल जाती। तो इतनी मेहनत जो हमने की, क्या वो किसी काम की थी या नहीं थी? इस पोएम की बेसिक थीम्स में आती हैं हीरोइज्म, सैक्रिफाइस और साथ ही डेथ। अब अगर बात करें पोएट की तो डब्ल्यू.बी. यीट्स का पूरा नाम था विलियम बटलर यीट्स। वो एक बहुत ही फेमस आयरिश पोएट रहे हैं। उनका जन्म हुआ था 13 जून 1865 में और उनकी डेथ हुई थी 28 जनवरी 1939 में। 20th सेंचुरी लिटरेचर में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है उनका, और साथ ही अपने वर्क्स के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर भी मिला था ईयर 1923 में। मैंने पहले भी उनकी बहुत सारी पोएम्स को एक्सप्लेन किया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को भी पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। आई हैव मेट देम एट क्लोज ऑफ डे। यहाँ देम का मतलब उन लोगों, उन मेन एंड विमेन से है जिन्होंने आयरिश रिबेलन में हिस्सा लिया था। ईस्टर 1916 में जो रिवॉल्यूशन हुआ था, रिबेलन हुआ था, उसमें जिन लोगों ने हिस्सा लिया उनकी बात कर रहे हैं पोएट। सो पोएट कहते हैं कि मैंने उन्हें देखा था। कब? एट द क्लोज ऑफ डे, यानी जिस समय दिन खत्म होता है, यानी शाम के समय। शाम के समय मैं अक्सर उन्हें देखा करता था। कमिंग विथ विविड फेसेस, और उनके चेहरों पर अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन थे। सबके चेहरे जो थे वो एक दूसरे से अलग थे। फ्रॉम काउंटर और डेस्क अमॉन्ग ग्रे 18th सेंचुरी हाउसेस, और वो कहाँ से आ रहे होते थे? तो अपने अपने ऑफिस में, उनकी ऑफिस में उनका अपना काउंटर था, डेस्क था, और वहाँ से निकलकर वो आया करते थे। और जिस रास्तों से आते थे वहाँ पर क्या थे? पुराने ज़माने के घर थे। चूँकि 19th सेंचुरी में ये पोएम 1916 की लिखी हुई है, तो पोएट कह रहे हैं कि 18th सेंचुरी में जितने भी घर बने हुए थे उन घरों से होते हुए वो आते थे। आई हैव पास्ड विद अ नॉड ऑफ द हेड और पोलाइट मीनिंगलेस वर्ड्स। मैं अक्सर उन्हें देखता था और उनके बगल से गुजरता था, और अक्सर क्या करता था? अपना सिर हल्का सा हिलाता था और कुछ बातें कहता था। मीन्स रुकता नहीं था, उनकी बगल से गुजरता चला जाता था, बस हल्का सा सिर हिलाकर हाउ आर यू कहता हुआ बढ़ जाता था। और हैव लिंगर्ड अ वाइल एंड सेड पोलाइट मीनिंगलेस वर्ड्स, या कभी कभी मैं लिंगर करता था, कुछ देर वहाँ रुक जाता था और इसी तरह से कुछ पोलाइट वर्ड्स कहता था जिनका कोई मतलब नहीं हो। यानी कभी मैं रुक करके उनका हालचाल पूछता था, कभी कभी तो रुकता नहीं था, सिर्फ सिर हिलाता था, हालचाल पूछता आगे बढ़ जाता था, कभी कभी रुक भी जाता था। एंड थॉट बिफोर आई हैड डन ऑफ अ मॉकिंग टेल और अ जाइब,
यानी अक्सर क्या करता था, मतलब उनसे मैं मिलता भी नहीं था और उससे पहले ही मेरे दिमाग में एक मॉकिंग टेल यानी उनका मजाक उड़ाने का कोई एक छोटा सा तरीका याद आ जाता था कि अब जिनसे मैं अभी मिला हूँ कैसे मैं आगे जाकर किसी और के पास उनका मजाक उड़ाऊंगा। टू प्लीज अ कंपेनियन अराउंड द फायर एट द क्लब। और ऐसा मैं क्यों करूँगा, तो अपने किसी दोस्त को खुश करने के लिए जब मैं उनसे अपने क्लब में मिलूंगा, यानी जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं मैं उनके साथ बैठकर इन लोगों का मजाक उड़ाऊंगा। मैं ऐसा अक्सर सोचा भी करता था। बीइंग सर्टेन दैट दे एंड आई बट लिव्ड वेयर मॉटले इज बॉर्न, यानी इस बात के लिए मैं श्योर था कि हम दोनों जो हैं, जो मैं हूँ और ये सभी लोग जिनसे मैं मिल रहा हूँ, हम सबकी लाइफ जो है वो क्या है, बहुत ही सिंपल सी है। कुछ भी हम बहुत इम्पोर्टेंट नहीं कर रहे हैं इसमें, तो मुझे उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऑल चेंज्ड अटरली, अ टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न। लेकिन ये सब कुछ जो था वो क्या हुआ, वो बदल गया, बिल्कुल पूरी तरह से बदल गया और उससे जन्म ली एक बहुत ही डरावनी खूबसूरती ने। यानी क्या चीज़ ने जन्म लिया, एक रिबेलन ने, एक तरह की जंग, एक तरह की हम कह सकते हैं वायलेंस, हिंसा हुई। लेकिन वो हिंसा भी बहुत खूबसूरत थी क्योंकि वो आगे चलकर हमें हमारी देश की आज़ादी दिलाती। तो ये चेंज बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था, लेकिन ये चेंज जरूरी था। That women's days were spent in ignorant goodwill। अब पोइट यहाँ पर एक पर्टिकुलर वुमेन के बारे में बताते हैं कि वो जो वुमेन थी उसके जो दिन थे वो हमेशा यूं ही कुछ ना कुछ करते हुए बीत जाते थे। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट तो वो नहीं करती थी, लेकिन उसकी जो विल थी वो हमेशा गुड होती थी, वो हमेशा सबका भला चाहती थी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं करती थी। लेकिन हर नाइट्स इन आर्ग्यूमेंट अंटिल हर वॉइस ग्रू शिल। उसके दिन तो बड़ी अच्छी तरीके से बीतते थे, लेकिन रात के समय में वो अक्सर आर्ग्यूमेंट करती थी। इन सभी जो पॉलिटिकल चीज़ें हो रही थी, जो रिबेलन था, जो ब्रिटिश रूल था, उन सब के बारे में वो तर्क करती थी, आर्ग्यूमेंट्स करती थी। और ऐसा तब तक करती थी जब तक उसकी आवाज़ जो है वो श्रिल नहीं हो जाती थी, यानी उसका गला बैठ नहीं जाता था, चुप नहीं होती थी, वो लगातार बोलती रहती थी। What voice more sweet than hers? When young and beautiful, she rode to harriers। अब पोइट कह रहे हैं कि ये आवाज़ जो अब श्रिल हो जाती थी आर्ग्यूमेंट करते करते, कभी ये आवाज़ क्या थी, इतनी सुंदर थी, इतनी मीठी थी कि उससे मीठी कोई आवाज़ नहीं थी। लेकिन ऐसा कब, जब वो यंग थी और अक्सर शिकार पर जाया करती थी। तो पोएट कह रहे हैं कि कैसे चेंजेस आ रहे हैं। वो वुमेन जो कभी शिकार करती थी, जिसकी आवाज़ बड़ी मीठी थी, बड़ी यंग थी, वो अब ना किसी का बुरा चाहती है, बस ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके बारे में वो आर्ग्यूमेंट करती रहती है। दिस मैन हैड केप्ट अ स्कूल एंड रोड आवर विंगेड हॉर्स। और ये जो आदमी था, एक और दूसरे आदमी के बारे में कह रहे हैं कि ये आदमी जो था इसका अपना खुद का स्कूल था, वो एक टीचर था, लोगों को पढ़ाता था, और साथ ही वो क्या करता था, वो पंखों वाले घोड़े की सवारी करता था। विंगेड हॉर्स यहाँ पर पोइट्री को कहा जाता है। पोइट्री के लिए एक इमेजिनरी, एक सिंबल की तरह ये टर्म यूज किया जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक टीचर ही नहीं था, वो पोएट भी था और पोइट्री में अपना इंटरेस्ट वो दिखाता था। This other, his helper and friend, was coming into her force। और एक और आदमी था जो कि उसका हेल्पर था, उसका दोस्त था, और उसी के साथ वो भी अपना फोर्स जोड़ रहा था, यानी वो भी टीचिंग का जो पैशन है एक्सेप्ट कर रहा था, वो भी पोइट्री कर रहा था। तो ऐसे लोगों से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जाकर के रिबेलन करेंगे। He might have won fame in the end, so sensitive his nature seemed। और ये जो आदमी था वो हो सकता है आगे जाके बहुत फेमस हो जाता। इतना सेंसिटिव था, इतना नाजुक सा उसका नेचर था, इतना मीठा वो बोलता था कि हो सकता है वो एक बहुत अच्छा पोइट बनता और बहुत फेमस भी हो जाता। सो डेयरिंग एंड स्वीट हिज थॉट। और उसके जो थॉट्स थे, जो वो सोचता था, उसके वो थॉट्स भी बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे, बहुत मीठे थे, अच्छे सोचता था, और साथ ही डेयरिंग भी था, यानी जो उसके मन में आता था वो करता था। This other man I had dreamed, a drunken, vainglorious lout। और एक और आदमी मुझे याद आ रहा है। वो आदमी कैसा था, तो उसे देखकर कोई भी कहता कि वो एक शराबी है, घमंडी है और उसका कुछ भी भला नहीं हो सकता। यानी मेरी तरफ से तो वो बिल्कुल नकारा था, निकम्मा था। He had done most bitter wrong to some who are near my heart।
और उस इंसान ने क्या किया था, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें की थी कुछ ऐसे लोगों के साथ जो मेरे दिल के बहुत करीब थे, यानी मेरे अपनों को उसने चोट पहुंचाई थी, तो उसके बारे में तो मैं बुरा सोचूंगा ही। येट आई नंबर हिम इन द सॉन्ग, फिर भी इस पोयम में मैं उसका नाम लेता हूँ, यानी मैं उससे नफरत करता था फिर भी मैं उसे याद करता हूँ, इतना इम्पोर्टेंट रहा वो आदमी भी मेरे लिए। He too has resigned his part in the casual comedy. और उसने भी क्या किया, अपनी लाइफ में कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ कर दी जिसके लिए उसे याद किया जाना चाहिए। यानी एक तरह से ये जो लाइफ वो जीता था वो इम्पॉर्टेंट नहीं था, अपने लाइफ में उसने अच्छी हरकतें नहीं की, दूसरों को परेशान किया, लेकिन बाद में जो उसने किया उसके कारण उसे इस पोयम में अभी भी याद रखना चाहिए। He too has been changed in his turn, transformed utterly. और इस आदमी को भी पूरी तरह से बदल दिया गया। जब इसका समय आया तो ये भी पूरी तरह से बदल गया। सब कुछ इसमें जितनी भी चीज़ें थी वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई, चेंज हो गई। अ टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न, और इसी के साथ एक फिर से एक खतरनाक खूबसूरती जो है उसने जन्म लिया। वो खूबसूरती क्या है, तो रिबेलन। तो ये सारे लोग जो पोएट इन सभी को जानता था, इन सब के बारे में पोएट का कुछ अलग ही थॉट्स था, ये सभी आगे चलकर इस रिबेलन में हिस्सा लेते हैं। हार्ट्स विथ वन पर्पस अलोन थ्रू समर एंड विंटर सीम, यानी ऐसे दिल जिनके पास सिर्फ एक ही पर्पस है, उन्हें सिर्फ एक ही काम करना है। उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि गर्मी का मौसम रहे, ठंड का मौसम रहे, कुछ भी सीजन्स चेंज हो जाए, कुछ भी बदल जाए, मुझे बस वही चीज़ चाहिए। तो ऐसे जो दिल है, enchanted to a stone to trouble the living stream, वो बिल्कुल उस पत्थर की तरह हैं जो कि एक बहते हुए पानी के स्ट्रीम को परेशान करती है। आप ऐसे समझिए कि पानी का झरना है, नदी है, बह रही है, और उसके बीच में एक पत्थर है जो कि हिलेगा नहीं, वो बिल्कुल जमा हुआ है। तो क्या होता है, पानी का जो लहर है वो बट जाता है और पत्थर के अगल बगल से होकर बहता है। तो हमारी ये जो एक तरह से पर्पस होती है, जो हम कभी चेंज नहीं करते, हमेशा उसी के बारे में सोचते हैं, ये भी हमारी लिविंग को बिल्कुल ऐसे ही परेशान करती है। The horse that comes from the road, the rider, the birds that range from cloud to tumbling cloud, minute by minute they change. अब यहाँ पोइट बता रहे हैं कि नेचर जो है उसमें तो चेंज होती ही रहती है। ये जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, ये जो हमारी नेचर है, ये सब बदलती है। जो हॉर्स है वो भी मूव कर रहा है, उस पे बैठा राइडर भी मूव कर रहा है, जो पक्षी हैं वो उड़ रहे हैं, बादल हैं वो मूव कर रहे हैं। तो मिनट बाय मिनट समय के साथ सब कुछ चेंज कर रहा है। अ शैडो ऑफ क्लाउड ऑन द स्ट्रीम चेंजेस मिनट बाय मिनट, अ हॉर्स हूफ स्लाइड्स ऑन द ब्रिम एंड अ हॉर्स प्लासेस विद इन इट। अब पोइट कह रहे हैं कि और भी ज़्यादा बदलाव होता है, यानी समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती है। जो नदी है, स्ट्रीम है, उसके ऊपर बादल की परछाई पड़ती है, वो बदलती रहती है। एक घोड़े का जो हूफ होता है, जो पैर में उसके लगाया जाता है हूफ, वो भी कई बार पानी पर पड़ता है, उससे पानी में मूवमेंट होती है। और कई बार क्या होता है, हॉर्स जो है वो उसके साथ फिसल भी जाता है। तो कई तरह की मूवमेंट्स होती है, चेंज होती है। नेचर का मतलब ही है चेंज होना। तो अगर आप एक ही चीज़ पर फिक्स रहोगे तो आप नेचर के अकॉर्डिंग नहीं हो। The long-legged moor hens dive and hence to moorcocks call. Minute by minute they live. और इसी के साथ जितने भी नेचुरल इवेंट्स ऑफ लाइफ हैं, यानी जो मूर हेन्स हैं वो कॉक्स को बुलाते हैं, अपोजिट जो जेंडर्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इस तरह से हम जो नेचर है उसमें अडेप्ट करते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं ताकि हम लगातार सरवाइव कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती है कि चेंज कितना ज़रूरी है। हम लगातार एक ही पोजीशन में, एक ही चीज़ पर फंसे हुए नहीं रह सकते हैं, हमें बदलते रहना होगा। द स्टोन्स इन द मिडस्ट ऑफ ऑल, लेकिन इन सब के बीच में क्या है, पत्थर है जो कि कभी चेंज नहीं होते, जैसे हैं वो वैसे ही रह जाते हैं। तो हमें क्या इस पत्थर की तरह बनना चाहिए? क्या हमें भी इसी तरह से बिना किसी चेंज के रहना चाहिए? ये एक सोचने वाली बात है। Too long a sacrifice can make a stone of the heart. अगर बहुत समय तक हम सैक्रिफाइस करते हैं, हम अपनी पसंद की चीज़ें नहीं लेते हैं, हम अपनी खुशियों को साइड कर देते हैं, तो धीरे धीरे हमारा ये दिल भी क्या होगा, ये भी पत्थर का बन जाएगा। जो हमारी ह्यूमन फीलिंग्स हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ओ व्हेन मे इट सफाइस,
और पोइट कहते हैं कि क्या ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सैक्रिफाइस जो हैं, ये काफ़ी हैं कि हम अपने गोल को अचीव कर लें। अपने एक छोटे से गोल को पाने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना, क्या ये सही है? दैट इज हेवेंस पार्ट। अब पोइट कहते हैं कि ये डिसाइड करना मेरा काम नहीं है, ये तो गॉड का काम है। ये हेवन का काम है कि वो डिसाइड करे कि क्या इतनी सैक्रिफाइस सही है या सही नहीं है। आवर पार्ट टू मर्मर नेम अपॉन नेम। हमारा काम क्या है कि हम डिसाइड करें, सिर्फ याद करें उन सभी लोगों को जिन्होंने अपनी जान दी इस रिबेलियन में। यानी हम उनका नाम लगातार लेते रहें। उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है तो उन्हें भूलना नहीं है, उन्हें याद करते रहना है। As a mother names her child when sleep at last has come on limbs that had run wild. ठीक उस माँ की तरह। कैसी? जो अपने बच्चे को सोता हुआ देखती है और उसे प्यार करती है। वो बच्चा जो पूरी शाम अपने पैरों पर दौड़ता रहा था। तो जब बच्चा थक कर सो जाता है अपनी माँ की गोद में, तो माँ अक्सर उसे प्यार करती है और नींद में भी उसका नाम पुकारती रहती है। तो बिल्कुल उस माँ की तरह हमें भी उन लोगों का नाम पुकारते रहना है, हमें भी उन्हें याद करते रहना है। What is it but nightfall? यानी क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये रात का समय हो सकता है कि वो लोग मरे ना हों, बल्कि वो भी इसी तरह एक छोटे बच्चे की तरह सो रहे हों और कल सुबह को फिर जाग जाएं। नो नो, नॉट नाइट बट डेथ। लेकिन फिर पोइट कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे पता है ये रात नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये डेथ है, मौत है, और अब ये लोग लौटकर वापस नहीं आएंगे। वॉज इट नीडलेस डेथ आफ्टर ऑल? एंड यहाँ पर ये बेसिक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो डेथ थी ये ज़रूरी थी या ये नीडलेस थी? उन लोगों का मरना ज़रूरी था या नहीं था, ये पोइट यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं। हो सकता है कि वो बिना वजह ही अपनी जान दे बैठे, उनका मरना ज़रूरी नहीं था। फॉर इंग्लैंड में कीप फेथ फॉर ऑल दैट इज़ डन एंड सेड। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो ब्रिटेन है, जो इंग्लैंड है, जो हम पर रूल कर रही है, वो ऐसे भी हमें हमारी जो इंडिपेंडेंस है वो दे देती। इतना कुछ करने का ज़रूरत हमें नहीं होता। हो सकता है कि इंग्लैंड ने हमें धोखा दिया, हम पे रूल किया है, लेकिन वो ऐसे भी हमें हमारी इंडिपेंडेंस लौटा सकती थी। वी नो देयर ड्रीम एनफ टू नो दे ड्रीम्ड एंड आर डेड। अब जितने भी लोग मरे हैं, जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है, उनके बारे में, उनके सपनों के बारे में हम इतना तो जान ही गए हैं, तो हमें पता है कि उन्होंने क्या सपने देखे, कैसे उन्हें अचीव किया। लेकिन उन्हें अचीव करने में उन्होंने अपनी जान दे बैठी। अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो अब हमें क्या उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए, ऑनर देना चाहिए, ये हम डिसाइड करेंगे। एंड व्हाट इफ एक्सेस ऑफ लव bewildered them till they died? क्या ऐसा भी हो सकता है कि अपने मकसद से, अपने गोल से वो इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि वो इस डिवोशन को, इस प्यार को सह नहीं सके, उनकी जो जजमेंट है वो डिसाइड नहीं कर सकी कि उन्हें क्या करना चाहिए, और आखिरकार उनकी मौत हो गई। यानी इतने अटैच्ड हो गए वो अपने गोल से कि उन्हें इंडिपेंडेंस चाहिए, कि वो ये डिसाइड भी नहीं कर सके कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। आई राइट इट आउट इन अ वर्स, मैकडोनाग, मैकब्राइड एंड कॉनोली एंड पियर्स। यहाँ पे पोइट अपने दोस्तों को याद कर रहे हैं, उन लोगों को याद कर रहे हैं जिनकी डेथ हुई थी इस रिबेलियन में। ये चारों नाम हैं जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे उस समय के रिबेलियन के। उन सभी को पोइट यहाँ पर याद करते हैं कि चाहे जो भी इनका मकसद रहा हो, जो भी इनके सपने रहे हों, जो भी उनका पैशन रहा हो, इन्होंने कोशिश की थी और इसलिए उनकी रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए। Now and in time to be, wherever green is born, are changed utterly. सो पोइट कहते हैं कि अब आगे जब कभी भी ग्रीन पहना जाएगा, ग्रीन आयरलैंड का बेसिक कलर है, तो जब भी ग्रीन पहना जाएगा, आयरलैंड से रिलेटेड कोई डे सेलिब्रेट किया जाएगा, इन लोगों को याद किया जाएगा, इन्हें ऑनर किया जाएगा कि देश के लिए इन्होंने अपनी जान सैक्रिफाइस कर दी। और इस तरह से कुछ जो ऑर्डिनरी पीपल थे, जो ऑफिस में काम करते थे, टीचर थे, ड्रंकर्ड थे, वो क्या हो गए, वो देश के हीरो बन गए। A terrible beauty is born। और इसी के साथ क्या हुई, एक भयानक लेकिन खूबसूरत चीज पैदा हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने
इस खूबसूरती में अपनी लाइफ को बदल दिया। जो सिंपल जॉब वो करते थे उसे छोड़कर वो देश के हीरो बन गए। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये पोएम खत्म होती है। पोएम में पोइट के कंफ्यूजन को दिखाया गया है कि आयरिश रिबेलियन में, ईस्टर रिबेलियन में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, क्या उनका जान गंवाना सही था, क्या वो अपने मोटिव के लिए कुछ ज़्यादा ही पैशनेट थे। इस तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो फ्रेंड्स ये थी